अभी नेपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेपाल में सिर्फ धुआं आगे चल रही है और लाशें बिछी हुई दिखते हैं। तो इस सेंसिटिव ये जो मामला चल रहा है, ये मामला हुआ कैसे? तो दरअसल बात ये है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जितने भी सोशल मीडिया के ऐप है वो बंद किया था उन्होंने। तो सबको ये लगता है क्या वो एप्लीकेशंस सोशल मीडिया बंद करने की वजह से आंदोलन हुआ है? तो जी नहीं, ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के ऐप बैन होने की वजह से नहीं है। ये आंदोलन एक करप्ट गवर्नमेंट और ये जो नेपाल जब से प्रजातंत्र हुई, जब से राजतंत्र गई है नेपाल में, उसके बाद में जब से प्रजातंत्र आई है, जब से कुछ गिने चुने जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, इनके हाथ में हमेशा से सरकार रही है। जब भी सरकार बनेंगे, जब भी इनके में से ही कोई चेहरा लेके आएगा, इसी पार्टी में से कोई सरकार बनेंगे और वो भी गिने चुने चेहरा है। तो नेपाल इस पार्टी के गुलाम बन गई। इस पार्टी ने पूरा नेपाल पे कब्जा कर दिया। इस पार्टी ने नेकपा माओवादी, एमाले और कांग्रेस मिलके इस नेपाल के हर एक चीज़ पे, नेपाल के लॉ एंड ऑर्डर, नेपाल की अदालत, पुलिस प्रशासन, नेपाल के कर्मचारी, जितने भी सेक्टर्स है गवर्नमेंट का, सब पे अपना कब्जा कर लिया और अपना कंट्रोल में ले लिया। जो हो गया उनके हिसाब से होगा तो होगा, और नेपाल उसी दलदल में फंस गया। जब से प्रजातंत्र आई है, जब से नेपाल को सिर्फ वही सरकारें मिलती है, उसी पार्टी की सरकार मिलती है। इसके नतीजा ये हुआ कि नेपाल एक फुली कंट्रोल में पहुंच गया, उसी व्यक्ति के, उसी गिने चुने चेहरा के, और उसमें जो भी वो बोलेंगे वही होगा, जो करेंगे वही होगा। कोई बंदा अगर स्पष्ट स्वतंत्र रूप में अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको किसी न किसी एक गलत मुद्दा लगा के आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप अपना आवाज़ बंद कर लोगे, उसके डर के मारे आवाज़ कोई उठाएगा नहीं। जो भी एक नया खून है, जो चाहते कि हम नेपाल बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, नेपाल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसका आवाज़ बंद कर दी जाती है। उस पर गलत आरोप और मुद्दा लगा के उसको जेल भी भेज दिया जाता है। ऐसे लूप में फंस गई है नेपाल। जब होगा इसी का सरकार होगा, जो बोलेंगे यही होगा। किसी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ इसी पार्टी की, इसी पॉलिटिशियंस की सुनवाई होगा। अगर आपको पर्सनल जीवन में भी, गांव में या तो शहर में या तो किसी आम पब्लिक को कोई भी ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी मुद्दा होगा या तो कोई भी विपत आएगी, तो आपको उस पार्टी के नेता के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपका काम होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं सुनी जाएगी। ऐसी स्थिति आ गई हमारे नेपाल में। तो इस दलदले से, इस लूप से, इस करप्शन से, इस भ्रष्टाचार पार्टी से और पार्टी के नेताओं से बचाने के लिए एक जेड जनरेशन करके आगे आया और अपना आवाज़ उठाने की प्लानिंग करी कि हम आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। अब बहुत हो गया, अब नहीं सही जाएगी। और इस कारनामे को छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन था वो सारे बंद कर दिया कि हमारे जो भी कला करतूत होगा सब के सब हमारे पास रहेंगे, कोई नहीं देख पाएगा। जब सोशल मीडिया चलेंगे नहीं तो हमारी बातें कहाँ से कहाँ कोई नहीं देख जान पाएगा। तो इसमें जनरेशन जेड का मतलब ये है कि 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए बच्चे हैं, वो सारे के सारे सोशल मीडिया के थ्रू ही बड़े हैं, पले बड़े हैं, तो उसको जनरेशन जेड बोला जाता है। तो जब आप सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको ठेस पहुंचेगा, क्योंकि जन्म से ही सोशल मीडिया के थ्रू अपना पढ़ाई, अपना जीना, अपना जो भी रोजगार, रोजी है, सब कुछ उससे करना शुरू किया। तो मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं था, मुद्दा एक बड़ी है जो आपको बताया, पूरा करप्शन पार्टी और नेता के खिलाफ है, और नेपाल को इस करप्टेड नेता और पार्टी के साइकिल से, इस दलदल से निकालने की लिए एक आंदोलन था। और उस आंदोलन के लिए जितने भी जनरेशन से उन्होंने स्टार्ट करी, और सितंबर 8 से हमारी आंदोलन शुरू हुई थी। उस आंदोलन को सही ढंग से इंजाम ना देके उन्होंने बच्चों पे गोलियां चलवाई, 19-20 बच्चों को गोली मार कर हत्या करवाया, 250 से 300 बच्चे को घायल करके अस्पताल तक पहुंचा दिया, जो कि कतई गलती है। आपको कोई अधिकार नहीं था स्कूल और कॉलेज के बच्चों पर आपको गोली चलवाना। क्या आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट है, क्या आपको राइट देती है कि बच्चों पर गोली चलवा दो? कोई भी आंदोलनकारी होगा तो क्या उसको गोली चलवा दो? या उनकी जो आवाज़ उठाने हैं, प्रजातंत्र है, आवाज़ उठाने का अधिकार सबके पास है, तो आवाज़ उठाया है और आपको इंजाम आपने इसी तरीके का इंजाम दिया है। तो उसमें आक्रोश होकर बच्चों ने और ज़्यादा एग्रेसिव मोड में कर जो एक्शन लिया है। जितने भी गवर्नमेंट के घर हैं, दफ्तर है, सब में आगजनी करी है, तोड़फाड़ करी है, और जितने सरकारी पुलिस प्रशासन ने जो भी उनका साथ दिया सरकार को, सब पे एक अलग तरीक़े से बरसा है, चाहे आगजनी के थ्रू हो, चाहे मारपीट के थ्रू हो। और ये जैसे ये जब काबू में नहीं आया तो अपने प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, लॉ एंड कानून पूरा भंग हो चुका है। संसद में आधा से ज़्यादा संसद ने एक साथ राजीनामा दिया, पूरा संसद भंग हो गया। तो उस समय नेपाल के पास ना कोई कानून है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई राष्ट्रपति है। ऐसे आई तो उसमें से बहुत सारे नेता भी निकल के आया, और जितने भी प्रशासन थे वो भी इस युवा के साथ में आया, और युवा ने फिर इतना बड़ा काम करके दिखाया। और आज नेपाल का नतीजा ये है कि नेपाल अभी उस पैगाम पे खड़े हैं जो कि ना भी कोई मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई लॉ है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई अदालत है, ना कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है। नेपाल की जिम्मा पूरा नेपाल सेना के हाथ में है और अभी कंट्रोल कर रही है। और आगे देखिए क्या होता है। तो ये सारा जो आंदोलन था इस चीज़ को मैटर किया था, सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं थी, तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये था, ये अभी चल रहा है नेपाल में। और उम्मीद है कि हम लोग एक नए नेपाल की तरफ जा रहे हैं
और बहुत करीब आ चुके हैं नया नेपाल बनाने में। जो हमारी मांगे थी, जो जनरेशन जेड की जो मांगे थी कि एक करप्ट गवर्नमेंट से मुक्ति चाहिए, करप्ट पार्टी से मुक्ति चाहिए हमें, वो हो चुका है। सारे के सारे जो भी करप्ट गवर्नमेंट थे वो भाग चुका है, या तो उनको मार पीट के एकदम घर बिठा दिया गया, उसका घर जला दिया गया, उसका ऑफिस जला दिया गया। और अभी फ़िलहाल नेपाल उस करप्ट पार्टी और नेता से मुक्त है और एक नया नेपाल निर्माण की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। और होप बहुत जल्दी हमें एक नया देश, एक नया नेपाल, एक नई सोच के साथ, एक नया उम्मीद, एक नया संविधान के साथ नया नेपाल देखेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा खुश भी हूँ और थोड़ा सा चिंतित भी, क्योंकि हमारी जनरेशन जेड ने कुछ गलती भी करी है, जो कि सार्वजनिक संपत्ति वगैरह जलाकर थोड़ा सा अपना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा नाश किया है। हाँ, आंदोलन है तो थोड़ा बहुत होता ही है, कोई फ़ायदा कोई नुकसान होता है, बट कोई बात नहीं। खैर, हम जिस मुद्दे पे चल रहे थे वो मुद्दा हमारा कामयाब हुआ और हम उस पर हासिल कर पाए। धन्यवाद।